मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वर्ल्ड वॉर वन। तो इसको मैंने अलग से इसलिए कवर किया है क्योंकि जो मेरी हिस्ट्री क्लास 9 की सीरीज चल रही है उसके सेकेंड चैप्टर रशियन रिवॉल्यूशन में इसका थोड़ा सा जिक्र हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा डिटेल में इसको कवर किया जाए। एंड ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्लास 9 के लिए है, ये कोई भी पढ़ सकता है, खासकर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी और एसएससी की, वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। पेन पेपर लेके बैठ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट लगे जो ना पता हो उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और चीजों को ना एज्यूम करना, प्रैक्टिकली एज्यूम करना, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर वन में। तो पहले हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था 17 से 18 सेंचुरी तक, जो 1914 में ये वर्ल्ड वॉर हुआ। चीजों को प्रैक्टिकली एज्यूम करना, ठीक है, रटने की कोशिश मत करना, रटोगे तो भूल जाओगे। तो ये था कि यूरोपियन कंट्रीज इंडस्ट्रियली ग्रोथ कर रही थी। यूरोपियन कंट्रीज मतलब जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, रशिया, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज इंडस्ट्रियली ग्रो कर रही थी। ये तब की बात है, अगर किसी ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें रशियन रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में दिया गया है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं वहां से रिलेट करती हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, इंडस्ट्री ग्रो करी थी, और इनमें से दो ऐसी पावरफुल कंट्री सामने निकल कर आई जिनका नाम था ब्रिटेन और दूसरी थी जर्मनी। एक तरफ ब्रिटेन अपना कब्जा जमा रही थी, दूसरी तरफ जर्मनी। तो ये दोनों ना सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रो कर रही थी, बल्कि मनी, उनकी आर्मी और टेक्नोलॉजी हर एक सेक्टर में बहुत ही ज्यादा डेवलप हो रही थी। ठीक है, अब क्योंकि ये पावरफुल कंट्रीज थी तो ये अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर रही थी अदर कंट्रीज में। अब कॉलोनीज क्या होता है? कॉलोनीज एग्जैक्टली इनका मतलब ये होता है किसी दूसरी कंट्रीज में जाकर अपना इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना और फिर ट्रेड करना, मतलब व्यापार करना। ठीक, अब देखो कॉलोनीज क्या होती है, इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो यहाँ भी चलो अच्छा देख लो क्या होता है, इंडिया से थोड़ा रिलेट करते हैं। देखो, जहांगीर के टाइम पे 1608 पे विलियम हॉकिंस आए थे। क्यों आए थे? ये एक ब्रिटिशर थे, ये हमारे यहाँ ट्रेड करने की परमिशन लेने आए थे। देन उसके बाद थॉमस रो भी आए थे, तो इनको परमिशन मिल गई थी क्योंकि जहांगीर को नहीं पता था कि आगे चल के क्या करने वाले हैं, है ना, ये बहुत बड़े वाले निकलेंगे, ऐसा उन्हें कुछ नहीं पता था, इसलिए उन्होंने परमिशन दे दी, इनका भाई करो ट्रेड, क्या दिक्कत है। तो इसी तरह से इन्होंने सूरत में इन्होंने अपनी पहली इंडस्ट्री स्टैब्लिश की। तो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अदर कंट्रीज में भी इन्होंने कॉलोनीज बनाई, इंडस्ट्रीज बनाई, स्टैब्लिश की और फिर ट्रेड करना शुरू किया। तो इंडस्ट्री बनाना, कॉलोनीज बनाना ये गलत बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि ये टैक्स नहीं पे करते थे। आप किसी दूसरे की जगह पर आओगे, काम करोगे, अपनी कंपनी बनाओगे, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करोगे, तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना, फ्री में तो नहीं कोई करने देगा। तो ये करते नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये अपने बाप को बहुत पावरफुल समझते थे, इनको लगता था हमसे अब कोई छोटा नहीं है, मतलब हमसे कोई बड़ा नहीं है, यही है सब कुछ जो भी है। इसलिए ये अपनी कॉलोनीज अदर कंट्रीज में भी स्टैब्लिश कर रहे थे। इनका मेन मकसद था कब्जा करना। ठीक है, ये कब्जाने की कोशिश कर रहे, ये सोच रहे थे हमारा एम्पायर और बढ़ता ही चला जाए, मतलब सारी दुनिया को यही कब्जा कर लेंगे, यही दोनों लोग, है ना। तो ये चल रहा था। अब समझ में आया कॉलोनीज क्या होती हैं। अब वापस से आओ अपने मेन टॉपिक पे, वर्ल्ड वॉर पे। ठीक, तो अब ये वर्ल्ड वॉर शुरू कब हुआ था, यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा हाइड हो गया है, एक मिनट। 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ था और इसका एंड कब हुआ? 11 नवंबर 1918। तो ये इसका टाइम पीरियड देख रहे हो कितना लंबा जा रहा है, 4 साल 3 महीने 3 हफ्ते, इतना लंबा चला था, इसलिए इसको ग्रेट वॉर डिक्लेयर की गई थी। ये तो वर्ल्ड वॉर वन तो तब हुआ जब, उस वक्त तो पता तो था नहीं भाई आगे चल के वर्ल्ड वॉर टू भी होने वाला है ना, और भी लड़ाइयां होने वाली है। तो इसलिए जब आगे चल के वर्ल्ड वॉर टू हुआ तो जिसकी वजह से फिर इसको वर्ल्ड वॉर वन का नाम दे दिया गया। ठीक है, इसमें 1,70,00,000 जो सैनिक थे वो मारे गए थे। सोचो कितना, मतलब नंबरिंग देख रहे हो, इतने ज्यादा लोग। इसमें सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं थे, इसमें आम जनता भी थी, नॉर्मल लोग भी थे। ठीक, देखो, अगर दो पावरफुल लोग होते हैं तो उनके बीच में एक कॉम्पिटिटर वाली फीलिंग तो आ ही जाती है ना। जर्मनी ब्रिटेन से आगे निकलना चाहता था और ब्रिटेन जर्मनी से। इसी तरह ये दोनों लोग अलग अलग जगह पे कब्जा कर रहे थे, और ना सिर्फ कब्जा कर रहे थे, ये अपने हथियार, मतलब वेपन्स, गन्स, ये सब बढ़ा रहे थे। इनकी आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही थी, एक दूसरे को बस टक्कर देने में लगे हुए थे,
अब आके ध्यान से सुनना कि आगे अब क्या हुआ। इनके ना बीच में ग्रुप्स बनने लगे, मतलब जर्मनी के अपने अलग ग्रुप बनने लगे और ब्रिटेन के साइड अपने अलग ग्रुप बनने लगे। इनका नाम था, जो ब्रिटेन का ग्रुप था उसका नाम था एलीट पावर, और जो यहाँ पे देखो जर्मनी का ग्रुप था उसका नाम था सेंट्रल पावर। एक सेकेंड, ये देखो जो एलीट पावर है इसमें फ्रांस, ब्रिटेन के साथ फ्रांस, यूएसए, जापान और रशिया थे। एंड सेंट्रल पावर में जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, ऑटमन एम्पायर एंड ऑटमन एम्पायर उस वक्त, मतलब आज जो हम टर्की की बात करते हैं वो उस वक्त ऑटमन एम्पायर बोला जाता था। ये दो ग्रुप्स थे, तो इनके अपने अलग ग्रुप बनने लगे, बढ़िया मिलजुल के रहते थे। किसी एक पे भी अगर आंच आती थी तो सारे एक साथ तैयार रहते लड़ने के लिए, है ना। और दूसरी तरफ अपना वही, एक तरफ एलीट पावर, दूसरा सेंट्रल पावर। अब मैप में देखो ये कंट्रीज कहाँ पर हैं, ठीक है, मैप में देखो जरा। जो सेंट्रल पावर के ग्रुप थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली और टर्की, जिसे ऑटोमन एम्पायर बोलते थे, ये इनका अलग सेंट्रल पावर था। दूसरा क्या था, एलीट पावर, जिसमें था फ्रांस, रशिया, ये यूके जिसको ब्रिटेन बोलते हैं, और जापान और यूएसए ये बाद में आए थे, ठीक है। तो ये इधर इनका इधर ग्रुप था, ये देखो ये बाद में इधर रशिया, और ये बीच में सेंट्रल पावर, ठीक है, समझ में आया मैप से। ये उस वक्त यूरोपियन कंट्रीज का मैप है 1914 के टाइम का, ठीक है। तो देखो ये ग्रुप्स तो थे ही, लेकिन इसके बाद क्या ना, इनके सीक्रेट ग्रुप्स थे। इसके लिए इनको एक ट्रीटी, मतलब एक अलायंस साइन करना पड़ा। 1907 में ब्रिटेन के साथ रशिया और फ्रांस, इन तीनों ने मिलके ट्रिपल ऑन्टॉन्ट एक अलायंस था, साइन किया। मतलब क्या था ना, ये किस तरह का अलायंस था, मतलब ये थोड़ा सीक्रेट था, मतलब ये किसी को बताते नहीं थे कि हमारे ग्रुप में ये, हमारे ग्रुप में ये। तो जो ट्रिपल ऑन्टॉन्ट था, इसमें ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस थे, इनके बीच में एक अलायंस, एक ट्रीटी साइन हुई थी कि भाई हम बताएंगे नहीं कि हमारे ग्रुप में ये लोग हैं, ठीक है। दूसरा 1882 में ट्रिपल अलायंस, किसके बीच में, जर्मनी, इटली और हंगरी। देखो इटली तो है ना, ये धोखा दे जाता है बाद में, इसकी कहानी अलग ही है, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से सुनना। अब देखो रीजंस क्या थे। अभी तो तुमने फैक्ट जान लिया कि वर्ल्ड वॉर तब 1914 शुरू हुआ था, 1918 में खत्म हुआ, इतने लोग मारे गए। एलीट पावर सेंट्रल पावर था, ठीक है, एलीट पावर में फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, जापान, रशिया थे। सेंट्रल पावर में ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, ऑटमन एम्पायर, ये सारे लोग थे। फिर ट्रिपल ऑन्टॉन्ट और ट्रिपल अलायंस, ये भी अलग इनके सीक्रेट ग्रुप्स थे, ठीक है, जो कि 1907 और 1882 में बने थे। अब मेन आते हैं कि रीजंस क्या थे। तो पहला रीजन यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा ग्रुप फॉर्मेशन। ग्रुप फॉर्मेशन क्या होता है, देखो दोनों के, जर्मनी के अपने ग्रुप बन रहे थे, ब्रिटेन के अपने अलग ग्रुप बन रहे थे। अब ये ग्रुपिज्म ही कहीं ना कहीं इनकी वजह थी। क्यों, क्या वजह थी, क्योंकि देखो अगर एक ग्रुप होगा तो कोई लड़ाई का कोई बात ही नहीं है, एक ही ग्रुप है, अपने ही खुद को, अपने को ही खुद पावरफुल समझ रहे हैं पूरे में, उन्हीं का चल रहा है, मतलब है ना, उनका भौकाल चल रहा है। तो जब एक ग्रुप के अलावा दूसरा भी ग्रुप अगर बनने लगता है तब लड़ाइयां होती हैं। जैसे कॉलेज में नहीं होता है, एक ग्रुप बन रहा है तो आराम से जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहां मना रहा जा रहे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है ना, किसी से कोई डर नहीं। लेकिन जब दूसरा ग्रुप भी तैयार हो जाता है, वो तुम्हारे टक्कर वाला होता है, तो अंदर से थोड़ा सा वो होती है ना, इनसिक्योरिटी होती है ना, कहीं हमसे आगे ना निकल जाए, है ना, कहीं लोग इससे ज्यादा ना डरने लगे। तो ये बात थी, तो कहीं ना कहीं ग्रुपिज्म भी इसकी वजह थी। आगे चल के पता चलेगा क्यों, ठीक। फिर दूसरी वजह थी रेस ऑफ बीइंग पावरफुल। अब रेस ऑफ बीइंग पावरफुल पढ़ने से समझ आ रहा होगा क्या मतलब इसका, मतलब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए थे और पावरफुल बनना चाहते थे, है ना। उनका मतलब था कि जितना जर्मनी को लगता था हम जितने भी एरियाज कब्जा कर लें, ब्रिटेन को लगता था हम जितनी कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश कर लें। इंपेरियलिज्म, जो अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट इंपेरियलिज्म ही है, जो कॉलोनीज है उनको इंपेरियलिज्म की भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अब जो मेन पॉइंट आता है, मेन वजह होती है, वो है भैया क्या, डेथ ऑफ आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनांड। ये कौन महान व्यक्ति थे, ये ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस थे जो राजा बनने वाले थे। तो क्या हुआ भैया, इनकी डेथ कैसे हुई, हुआ यूं कि इनके मन में आया चलो थोड़ा सा टहल के आते हैं, तो ये टहलने गए। अब कहाँ टहलने गए, ये मैप में देखो,
तो ये देखो ऑस्ट्रिया हंगरी में ये देखो सारस है वो तुम्हें एक जगह दिख रही है, तो ये यहाँ गए हुए थे। तो उस वक्त क्या हुआ, जब ये वहाँ घूमने चले, ऐसे इनका मन किया ये अपने बाल बच्चों के साथ, मतलब बीवी बच्चों के साथ निकल लिए। तो वहाँ पे सर्बिया के एक ग्रुप था, सर्बिया में एक एसोसिएशन था, जिस ग्रुप के एक बंदे ने इनको उड़ा दिया, भाई उड़ा दिया। अब वो प्रिंस जो राजा बनने वाला था ऑस्ट्रिया हंगरी का, अब सर्बिया के एक इंसान ने अगर उसको मार दिया तो बवाल तो होना ही था। तो फिर क्या हुआ, बवाल हो गया, मजाक थोड़ा था, वो तो ऑस्ट्रिया का राजा बनने वाला था, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के अंदर लोग बहुत बवाल करने लगे। तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को धमकी दी, बोला ऐसा है तुम या तो सरेंडर करो खुद को, नहीं तो हम तुमको मारेंगे। तो सर्बियन का अच्छा ऐसी बात है। तो देखो क्या हुआ कि सर्बिया के ऊपर हाथ था किसका, रशिया का। रशिया के साथ इनकी दोस्ती थी, ग्रुपिज्म बात कर रहे थे ना हम ग्रुप्स की। तो मतलब ये छोटे छोटे ग्रुप्स थे जो इनके अंडर रहते थे, मतलब अगर इन पे कल को कोई दिक्कत आती तो ये जो बड़ी कंट्रीज है ये इनको हेल्प करती, बड़ी बड़ी कंट्रीज इनकी हेल्प करती थी। तो उन्होंने रशिया से हेल्प मांगी कि भैया अब आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है, हम जो ट्रीटी साइन किए थे ना, तुम्हारा हम पे हाथ है ना, जो दिक्कत आने वाली थी तो हम तुमसे बात करें, तो भैया आ गई दिक्कत, आ जाओ। अब ऑस्ट्रिया हंगरी हमें मारने की धमकी दे रहे हैं भाई, अब आओ लड़ाई करवा के हमें बचाओ। रशिया ने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर हम आते हैं। रशिया ने क्या किया, रशिया ने कहा चलो ठीक है हम आते हैं, तुम चिंता मत करो, है ना। तो जब अब देखो रशिया अब दूसरे ग्रुप का था, ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी के ग्रुप में था, ठीक है। और रशिया जब इनके ऑपोजिट में जब ये ऑस्ट्रिया हंगरी था, उसने कहा चलो ठीक है ऐसी बात है हम आएंगे। तो जब ऑस्ट्रिया हंगरी अब अकेला पड़ गया, वो तो छोटी मोटी कंट्री है ना, तो भाई इन्होंने भी अपने बड़े भाई को बुलाया, उसको जर्मनी को। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, ऐसी ऐसी कहानी हुई थी, सर्बिया के एक लोगों ने हमारे यहाँ के राजा को, हमारे यहाँ के प्रिंस को मार दिया और हम हमको अब रशिया को बुला लिया हमसे लड़ने के लिए, आओ हमारी मदद करो। तो जर्मनी ने कहा ठीक है हम आते हैं। तो ऑस्ट्रिया और हंगरी, मतलब ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी एक साथ हो गए। तो अब रशिया को लगा हम फ्रांस को भी बुला लेते हैं। तो एक तरफ क्या थे, एक तरफ जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी थे, ये ऑस्ट्रिया हंगरी तो नाम का, ये सिर्फ इसका कोई काम है नहीं खास, और दूसरी तरफ ये रशिया और इधर फ्रांस। मतलब देखो इन दोनों को इधर से जर्मनी ने, इधर से रशिया ने घेर लिया, ठीक है। अब ये दोनों बीच में फंसे हुए हैं, और इधर ये सर्बिया अपना आग लगा के, चिंगारी लगा के निकल लिए हैं। इन्होंने गलती की और इनको कोई नुकसान भी नहीं हुआ, ये सिर्फ चिंगारी लगा के निकल गए। अब लड़े भिड़े हैं आपस में, कौन, रशिया फ्रांस मिलके जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ। तो एक तरफ रशिया और फ्रांस, दूसरी तरफ जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी, ये दोनों मिलके एक दूसरे पे अटैक करने की प्लानिंग करने लगे। तो जुलाई क्राइसिस के बाद जर्मनी ने कहा भाई ऐसे काम चलेगा नहीं, अब वॉर डिक्लेयर करो। तो जर्मनी ने अगस्त में वॉर डिक्लेयर कर दी, ठीक। तो अब मैप में एक बार देखो, यहाँ पे एक तरफ था रशिया, एक सेकेंड, एक तरफ था रशिया और दूसरी तरफ था फ्रांस। तो अब जर्मनी ने ये सोचा कि रशिया तो बड़ा है, इसको बाद में निपटाएंगे, सबसे पहले फ्रांस पर निपटाते हैं। तो हुआ यूं कि देखो फ्रांस में जाने के लिए ये तो स्विट्जरलैंड है, इटली है, और फिर इधर से नीदरलैंड, बेल्जियम, ये ही रास्ते हैं फ्रांस में जाने के लिए। इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने फ्रांस में जाने के लिए बेल्जियम वाला रास्ता अपनाया। अब देखो बेल्जियम तो बीच में था नहीं, है ना, तो बेल्जियम अब क्यों अब एंट्री देता कि भाई हमारे यहाँ से निकल के जाओ और फ्रांस में अटैक करो, है ना। तो ये भी बौखला गया, क्योंकि बेल्जियम की दोस्ती यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के साथ थी। तो इन्होंने कहा देखो भैया ये आ गए, ये जर्मनी वाले ये गलत काम कर रही है, हमारे यहाँ से होकर जा रहे हैं फ्रांस में अटैक करने, अब आ जाओ लड़ो आके, देखो ये हमारे यहाँ कब्जा कर रहे हैं। भाई किसी के घर के बीच से जाओगे बिना परमिशन लिए या फिर उनको तबाह करके, तो लड़ाई तो होगी। तो अभी तक देखो ब्रिटेन इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन क्योंकि बेल्जियम से होकर ये फ्रांस जाना चाहते थे, इसलिए अब ब्रिटेन भी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इधर से रशिया, इधर से ब्रिटेन और ये फ्रांस, ये तीनों मिलके जर्मनी पे अटैक कर दिए। ये ऑस्ट्रिया हंगरी तो बेकार का था, इसका तो कोई काम ही नहीं था, ठीक है। तीनों मिलके अटैक कर दिया, बेचारा जर्मनी बुरी तरह हार गया। अब जब ये यहाँ से हारा तो अब भाई बड़े गुस्से में था, उन्होंने कहा अब तो रशिया को निपटा ही देंगे। तो अब जब ये रशिया पे आए तो भाई बाई चांस इन्होंने रशिया को बुरी तरह से हरा दिया। अब एक बात और, इधर देखो तुम्हें दिख रहा होगा टर्की,
अब टर्की तो जर्मनी का दोस्त था ना, जर्मनी के ग्रुप में कौन कौन थे, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, इटली ना, ये सारे इसमें जर्मनी के साथ थे। अब टर्की का ना रशिया से अपना अलग पंगा चलता था। तो जब रशिया और जर्मनी की लड़ाई चल रही थी, उनके बीच में वॉर चल रहा था, तो टर्की को लगा क्यों ना हम भी थोड़ा सा अपना हाथ साफ कर लें। ये भी भाई साहब पहुंच गए, मैंने कहा आज हमारा भी बहुत मन कर रहा है, तो इनकी लड़ाई में हम भी शामिल होते हैं और मारपीट के बराबर करते थे। तो जर्मनी और टर्की ये दोनों रशिया पे अटैक कर दिए और बाई चांस जीत गया। अब रशिया हार गया। अब क्या हुआ, देखो धीरे धीरे ना सारे गैंग मतलब सारे ग्रुप्स इन्वॉल्व हो रहे थे, सारी कंट्रीज आ रही थी, लेकिन अभी भी जो इटली था शांत बैठा था। क्यों, बता चुके थे ना, इनका मानना ये था, इन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमने ट्रीटी जो साइन किया, इनमें आए थे वो सिर्फ इसलिए आए थे ताकि हम सेल्फ डिफेंस कर सकें। ये नहीं कि जहाँ तुम अटैक करने जाओ वहाँ तुम्हारे संग अटैक करने चल जाए, ये काम हमारा नहीं है। इसलिए इटली ने भाई उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, तुम्हें आपस में लड़ना है लड़ो बेरो, हम नहीं आएंगे। देखा तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो जब एंड टाइम पे धोखा दे जाते हैं, तो वैसे इटली भी था, इनके गैंग का जो ये इटली था ये धोखा दे दिया एंड टाइम पे। इनका अपना अलग ही सीन चल रहा था। तो एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन एम्पायर थे, दूसरी तरफ ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस। अब ये आगे देखो क्या होता है ना। अभी तक यूएसए इन्वॉल्व नहीं था, यूएसए अगर आया तो ना बवाल हो जाएगा। तो जब ये वॉर डिक्लेयर हो गई थी, सारे लोग इन्वॉल्व हो चुके थे, तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस और ब्रिटेन ने, रशिया हार चुका था। अब क्या हो रहा था, अब क्योंकि बाकी जो कंट्रीज थी उनको लगा था नहीं ऐसे कैसे हम जर्मनी को जीतने देंगे, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तुम चिंता ना करो, रशिया से कहा तुम हारे हो, तुम डरो नहीं, ऐसे नहीं हम जर्मनी को शांत रहने देंगे। ठीक है, ये सब एक साथ। अब क्या हुआ कि ब्रिटेन और फ्रांस ने जो जर्मनी की कॉलोनीज थी जो अफ्रीका में थी उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। फिर दूसरी तरफ जापान भी आ जाते हैं, इन्होंने भी ब्रिटेन का साथ दिया और जो जर्मन कॉलोनीज थी चाइना पे, उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। देख रहे हो, मतलब जो जीतता है लोग उसी को ही सपोर्ट करते हैं, जो हार रहा था उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। सब ब्रिटेन और रशिया को ही सपोर्ट कर रहे थे, फालतू में जर्मनी की कॉलोनीज को अटैक करने लगे। अब देखो यहाँ बवाल किसने शुरू किया था, सर्बिया ने, है ना। लड़ाई किसके बीच में थी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और सर्बिया के बीच में। अब पिस कौन रहा है बीच में, जर्मनी। तो ये बवाल हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 में। अब देखो आगे क्या होता है, अभी तक यूएसए आया नहीं है, अभी ब्रिटेन है इधर, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एक तरफ और जापान आ गए हैं दूसरी तरफ, जर्मनी तो अकेला ही बेचारा, अब इसके साथ कोई है ही नहीं, टर्की है थोड़ा सा, बाकी इटली तो छोड़ दिया उनका साथ। ठीक, अब जब जर्मनी हारने लग गया, अकेला पड़ गया, तो जर्मनी ने अब क्या किया, नेवल वॉर डिक्लेयर कर दी। क्यों, क्योंकि ना जर्मनी की जो सबमरीन्स थी वो बहुत ही पावरफुल थी। तो अब इन्होंने अपना दिमाग चलाया, इन्होंने कहा अब तो भाई अब तो घमासान युद्ध होना ही है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी सबमरीन्स के थ्रू ब्रिटेन की जो शिप्स थी उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो इनकी सबमरीन्स इतनी पावरफुल थी कि इन्होंने ब्रिटेन की सारी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये खुश हो गए, उन्होंने कहा अब तो हमारा पलड़ा भारी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इसी खुशी में इनसे गलती से यूएस की शिप डिस्ट्रॉय हो गई। अब भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने शेर को जगा दिया। यूएसए ने कहा कि हम तो तुम्हारी लड़ाई में इन्वॉल्व ही नहीं थे, हमको क्यों लिए बीच में, लेकिन अब अगर लिए हो तो अब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। भाई यूएसए भी अब इन्वॉल्व हो गया। ठीक, अब कौन कौन आ गया, अब रशिया, जापान, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, ये सब एक तरफ, है ना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, ये सब एक तरफ। अब बच्चा बेचारा क्या, जर्मनी अकेला फिर से पड़ गया। अब देखो क्या होता है, फिर से लड़ाई शुरू हो गई। जो शिप जर्मनी ने डिस्ट्रॉय की थी उसमें यूएस नॉर्मल लोग थे, आम जनता थी उसमें, इसलिए और यूएसए भड़क गया। उसने कहा तुमने हमारे लोगों को मारा, हमारी तो गलती नहीं थी, हम तुम्हारी लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे, तो तुम जबरदस्ती हमें पिन करोगे, है ना। तो क्या हुआ, अप्रैल 1917, एक मिनट, अप्रैल 1917 यूएसए भी इन्वॉल्व हो गया था। ठीक है, दूसरी साइड रशिया में रशियन रिवॉल्यूशन भी हो रहे थे। तो जब रशिया में रशियन रिवॉल्यूशन हो रहे थे उस वक्त वहाँ पर एक नया लीडर था जिसका नाम था लेनिन। उसने कहा भाई बहुत लड़ाई कर ली, अब पीस ट्रीटी साइन करो। तो रशिया ने जर्मनी से पीस ट्रीटी साइन कर ली। ठीक है, तो अब जब ट्रीटी साइन हो गई तो जिसको लेनिन पीस ट्रीटी बोलते हैं, जब ट्रीटी साइन हो गई तो रशिया तो शांत हो गया, लेकिन अभी भी ये बट बीटी लिखा हुआ है ना, ये बट है, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी,
तो अभी भी यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस अभी भी लगे पड़े हुए थे, अपनी लड़ाई कर रहे थे। लेकिन फाइनली 11 नवंबर 1918 को सीज फायर हो गया। जर्मनी ने लड़ाई बंद कर दी और जर्मनी ने अपनी सेंट्रल पावर्स भी लूज कर दी, ठीक है। और उसके बाद 28 जून 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई, जिसमें कि फाइनली वर्ल्ड वॉर एंड हो गया। तो देखा शुरू कहाँ से हुआ, सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच की बात थी, लेकिन अब जर्मनी को बीच में इन्वॉल्व कर लिया इन्होंने। इस वॉर ने करोड़ों लोगों को मार दिया था। 4 साल की इस लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा लॉस हो चुका था, है ना। तो ये तो तुम्हारे वर्ल्ड वॉर 1 की थी कहानी। आई होप सबको समझ आई होगी। इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो शायद सबको ना पता हो, ठीक है। तो क्या था ना कि जो ब्रिटिशर्स की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से जो लड़ रहे थे, उसमें हमारे कुछ इंडियन सोल्जर्स भी थे, ठीक है। कितने थे? कुल 13 लाख इंडियन सोल्जर्स थे जो ब्रिटेन आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे, जिसमें से 75,000 शहीद हो गए थे, ठीक है। तो अब क्या था कि ब्रिटेन को लगा कि इंडियन सोल्जर्स को मोटिवेट करना, इतने सारे लोग अगर मर गए थे तो फिर ऐसा ना हो कल को इंडिया उनको सपोर्ट ना करे, अटैक कर दे उल्टा। तो उन्होंने इंडियन सोल्जर को सपोर्ट करने के लिए जो इंडिया में इंडिया गेट बनाया, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए, रिस्पेक्ट के तौर पे, जो ब्रिटिशर्स के साइड से, ब्रिटेन की साइड से वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई लड़े थे, ठीक है। तो पता था किसी को कि जो इंडिया गेट था उसका मेन वजह क्या थी, किसने बनवाया था? नहीं पता था? तो अब पता कर लो, और अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं छोटी मोटी जो तुम्हें पता होनी चाहिए जनरल अवेयरनेस के टर्म पे। तो ये था तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 1। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 भी लाएंगे, वही बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तब तक के लिए रिवाइज करो, पढ़ो, खाओ पियो, खुश रहो। बाय बाय।